बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. This is class 5 and video number 2 and this is week number 3. This video is related to week number 3 stuff and this is video number 2. In our video number 1, in first video we have discussed chapter number 1. Today we are starting exercises of chapter number 1. Now come to the book page number 10. On page number 10 you have objective type question and descriptive type question. Okay, first we will do objective type question. See the content solution of your week number 1 and week number 2. Take out page number 19 in week number 2 solution. Week number 2 solution, page number 19. There is solution of objective type question. Now the first objective type question, choose the correct option. ठीक है, the first one is the first fully automatic calculator was the dash. First fully automatic calculator आपका क्या था? हमने लास्ट चैप्टर में, लास्ट जो हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसमें हमने ये पढ़ा था. ठीक है, द फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर आपको बताना है कौन सा है. ऑप्शन है आपके पास मार्क 1, एनिएक, एडसेक, नन ऑफ दिस. तो फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर आपका क्या था? मार्क 1. एंड नाउ द सेकंड MCQs इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर. द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय. द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है वो किसने इन्वेंट किया था? इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर, ब्लेस पास्कल, चार्ल्स बेबेज, नन ऑफ दिस. 4 आपके पास ऑप्शन है. ठीक है, मैकेनिकल कैलकुलेटर किसकी इन्वेंशन थी? ब्लेस पास्कल की. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्लेस पास्कल. नाउ द थर्ड वन इज MCQs number C. A dash has all the components of the CPU on a single chip. A dash has all the components of the CPU on a single chip. वो क्या चीज़ है जिसके अंदर एक सिंगल चिप पे सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ CPU. ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, नन ऑफ दिस. वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट इज द नेम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर हमने क्या पढ़ा था? माइक्रो प्रोसेसर इज अ सिंगल चिप हमने पढ़ा था. ठीक है, यहाँ पर आपके पास बुक में चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 6 में आपके पास मौजूद था माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है, सिंगल चिप. यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर के बारे में था, आपने पढ़ा था. माइक्रो प्रोसेसर अ टाइप ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट विच कंटेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ CPU ऑन अ सिंगल चिप. द करेक्ट ऑप्शन ऑफ C MCQs इज वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट. In your content solution there is a mistake. Option 1 is written here, transistor. This is wrong. This is not the correct answer. Transistor is wrong. You have to correct the answer of MCQ C, very large integrated circuit. Option number 3 is your correct answer, very large integrated circuit. फुल फॉर्म में आप आंसर लिखेंगे. ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स. फुल आप आंसर लिखेंगे जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है. ठीक है, नाउ MCQs नंबर 4 है आपके पास. द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दैट यूज स्टोर प्रोग्राम वाज द डैश. फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो कि स्टोर प्रोग्राम को जो कि यूज करता था, स्टोर प्रोग्राम यूज करता था, वो कौन सा था? एडसेक, एनिएक, मार्क 1, नन ऑफ दिस. हमने 2 के बारे में पढ़ा था, एडसेक और एडवेक, जिसमें से एडसेक आपका करेक्ट ऑप्शन था. एडवेक तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है ऑप्शन आपका. ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर डी पार्ट. नाउ E MCQs
डैश इन्वेंटेड द डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन किसने इन्वेंट किया था? हमने पढ़ा था डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, वो दोनों एक ही बंदे ने, एक ही शख्स ने इन्वेंट किए थे। कौन था वो? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने हमारा डिफरेंस इंजन और फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर इन्वेंट किया था। और मैंने आपको एक पॉइंट भी बताया था, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, नाउ कम टू द डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 10. This is book page number. Descriptive type question. In your content, in your syllabus, part A, B, C and F are included. A, B, C and F part are in your content. Now the first is A part. List the characteristics of second generation computer. Second generation computer की आपको characteristics बतानी है। ठीक है, second generation computer के बारे में हमने पढ़ा था, क्या क्या था उसमें? तो आपका कंटेंट में आंसर मौजूद है, वहां से आप आंसर पुट करेंगे। ऑप्शन ए पार्ट, बी पार्ट, सी एंड एफ पार्ट, 4 पार्ट्स हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, मैं रीड कर रही हूँ, कंटेंट से मैच कीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग कर रहे हैं हम। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन आंसर है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है एंड इन द लैब है। सबसे पहले हम क्या करें? आंसर द फॉलोइंग। उसमें हमें ए, बी, सी और एफ का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, ए पार्ट में आपसे पूछा है लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की आपको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। क्या क्या है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स? दे यूज ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन में आपके पास क्या यूज हो रहा था? ट्रांजिस्टर यूज हो रहा था। अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था? आपको याद होगा, वैक्यूम ट्यूब यूज हो रहा था फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन का पूछा आपसे तो सेकंड जनरेशन में क्या यूज हो रहा था? दे यूज ट्रांजिस्टर। दे वर स्मॉलर, फास्टर, चीपर। ये स्मॉलर थे, फास्टर थी और चीपर थी। इनकी सेकंड जनरेशन की डिवाइसेस की क्या थी? प्रॉपर्टीज ये थी। नंबर 3, दे कंटेन ऑल द कंपोनेंट्स। उसमें तमाम कंपोनेंट्स मौजूद थे। नंबर 4, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबोल एंड फोर्टेन केम इनटू यूज एट दिस टाइम। इस टाइम पर कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती थी? कोबोल एंड फोर्टेन। ये थी आपकी सेकेंड जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ कम टू द बी पार्ट। व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या थी? इसकी वजह से सेकेंड जनरेशन ज़ाहिर है इन्वेंट हुई होगी। ठीक है, नाउ कम टू द कंटेंट सॉल्यूशन, पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 ऑन योर कंटेंट सॉल्यूशन। द आंसर इज देयर ऑपरेशन स्पीड वॉज क्वाइट स्लो। उनकी ऑपरेटिंग स्पीड जो थी वो क्या थी? क्वाइट स्लो थी। देयर ऑपरेटिंग स्पीड वॉज क्वाइट स्लो। देयर पावर कंजम्पशन वॉज वेरी हाई। पावर कंजम्पशन उसका बहुत ज़्यादा हाई था। द थर्ड पॉइंट इज दे रिक्वायर्ड लार्ज स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के लिए उन्हें लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड होता था। नंबर 4, दे कुड सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। ये सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे एक वक्त में। दे वर ह्यूजली एक्सपेंसिव टू बिल्ड। इनको बनाना जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, यानी बहुत ज़्यादा उस पर स्पेंड करनी पड़ती था मनी आपको। ये थी इसकी लिमिटेशन, जिसकी वजह से वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर डिवाइसेस जो थी वो फेल हो गई और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर डिवाइसेस इन्वेंट हुई। नाउ कम टू द सी पार्ट। हाउ हैव द एडवांसेस इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अफेक्टेड आवर मॉडर्न डे टू डे लाइफ्स। किस तरह से कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी जो थी एडवांस हुई, उसने किस तरह से हमारी मॉडर्न लाइफ पे इफेक्ट किया, यानी उसके क्या फ़ायदे हुए, क्या असरअंदाज हुआ, वो हमारे मॉडर्न लाइफ पे किस तरह से असरअंदाज हुई। पीपल यूज, द आंसर इज पीपल यूज कंप्यूटर फॉर इंटरनेट एंड सोशल मीडिया टू एक्सचेंज आइडियाज़। पीपल जो है, लोग जो है वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसके जरिए सोशल मीडिया यूज़ करते हैं टू एक्सचेंज आइडियाज़, एक दूसरे से आइडियाज़ चेंज करते हैं इसके जरिए। द सेकंड पॉइंट इज कंप्यूटर यूज इन ऑफिस टू कीप ट्रैक ऑफ अकाउंट, मनी एंड मेकिंग प्रेजेंटेशन। ऑफिस में आपके पास कंप्यूटर यूज़ हो रहा होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ठीक है, वर्किंग के लिए, मनी के ट्रांसफ़र वगैरह के लिए, अकाउंट्स के लिए, इसमें आपको हेल्प करता है। नाउ द थर्ड इज स्टूडेंट यूज कंप्यूटर फॉर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट एंड लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट। स्टूडेंट कंप्यूटर को कैसे यूज़ करते हैं? अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हेल्प मिल जाती है उन्हें कंप्यूटर से, इंटरनेट से, ठीक है।
Now the come to the question number 4. Question number 4 is effort. Effort in 4th generation computers. What do you think was the biggest advantage for using microprocessor? Justify your response. 4th generation computer में क्या बिगेस्ट एडवांटेज था माइक्रो प्रोसेसर का? माइक्रो प्रोसेसर का आपको बिगेस्ट एडवांटेज बताना है जिसकी वजह से 4th जनरेशन कंप्यूटर में आपको एडवांटेज मिला. द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर वॉज, माइक्रो प्रोसेसर का एडवांटेज क्या था? दैट इट कंटेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप. एक सिंगल चिप पे सारे कंपोनेंट्स मौजूद थे, सारी मतलब आपको सहूलियतें मिल जाती थी, आसानी से एक सिंगल चिप पे सारा वर्क हो जाता था. ये उसका एडवांटेज था 4th जनरेशन का. नाउ कम टू द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज योर वीक नंबर 3 वर्क. वीक नंबर, टेक आउट कंटेंट सॉल्यूशन, पेज नंबर 13. There is your application based question, part A. Now the part A is Rahman's grandfather told him about the computers. रहमान के ग्रैंडफादर ने उसको कंप्यूटर्स के बारे में बताया. दैट यूज वैक्यूम ट्यूब्स एंड वर वेरी लार्ज इन साइज. जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हो रही थी और वो वेरी लार्ज इन साइज, उनका साइज जो है बहुत ज्यादा लार्ज था. कौन से कंप्यूटर्स के बारे में बताया उसके ग्रैंडफादर ने उसे? उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हो रही थी और साइज जो था उनका वो लार्ज था. 2 पॉइंट्स उन्होंने बताए. अब आपको पहचानना है, यानी रहमान को पहचानना है इस क्वेश्चन में. क्या पूछ रहे हैं वो उससे? द पार्ट 1 इज विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज ही रेफरिंग टू. वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, कौन सी जनरेशन का हवाला दे रहे हैं, वो रेफर कर रहे हैं. वैक्यूम ट्यूब कौन से जनरेशन में आपको यूज हो रहा था? डू यू रिमेंबर? वैक्यूम ट्यूब आपका यूज हो रहा था 1st जनरेशन कंप्यूटर में. द आंसर इज ही इज रेफरिंग 1st जनरेशन कंप्यूटर. क्या आंसर लिखेंगे आप इसका? ही इज रेफरिंग 1st जनरेशन कंप्यूटर. द सेकेंड पार्ट इज मेंशन द टाइम पीरियड ऑफ दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. इस जनरेशन का आपको टाइम पीरियड बताना है. पहला पॉइंट आपका क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था वो पूछा था कौन सी जनरेशन को रेफर करें. कौन सी जनरेशन थी? 1st जनरेशन थी. द फर्स्ट आंसर इज 1st जनरेशन. यू हैव टू राइट फुल आंसर फ्रॉम योर कंटेंट. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग योर आंसर. द सेकेंड क्वेश्चन इज मेंशन द टाइम पीरियड ऑफ दिस जनरेशन. इस जनरेशन का आपको टाइम पीरियड बताना है. कौन, किस ईयर से किस ईयर तक ये जनरेशन ये चला था? ये 1st जनरेशन जो था आपका 1942 1958. द थर्ड क्वेश्चन इज मेंशन एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. 3 लिमिटेशंस बतानी है आपको इस जनरेशन की, इस कंप्यूटर की. इस जनरेशन में जो कंप्यूटर आपके यूज हो रहे थे उनकी 3 लिमिटेशंस. द आंसर इज देयर ऑपरेटिंग स्पीड वर क्वाइट स्लो, दैट रिक्वायर्ड लार्ज स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन, they could solve only one problem at a time. क्या क्या था? स्लो स्पीड था, लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड थी इंस्टॉलेशन के लिए, and the third limitation is they could solve only one problem at a time. You have to write complete answer from your content. इतना आंसर आप नहीं लिखेंगे, फुल आंसर आप राइट करेंगे जो आपके कंटेंट में मौजूद है. ठीक है. नाउ कम टू द इन द लैब पेज नंबर 11, बुक पेज नंबर 11.
एंड कंटेंट सॉल्यूशन पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पे आपका ये सॉल्यूशन मौजूद है। दिस इज बुक पेज नंबर 11 एंड कंटेंट सॉल्यूशन पेज नंबर 13 एंड 14। इन द लैब में आपको क्या करना है, आपने एक चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। एक शीट आप परचेज करेंगे व्हाइट कलर की या किसी भी लाइट कलर की कार्ड शीट लीजिएगा, स्काई ब्लू, येलो, पिंक या व्हाइट, ठीक है। क्या कह रहे हैं इन द लैब में आपने क्या करना है, द कंप्यूटर साइंस टीचर ऑफ एल्सन पब्लिक स्कूल हैज आस्क्ड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 टू मेक अ चार्ट। एल्सन पब्लिक स्कूल की एक टीचर हैं कंप्यूटर साइंस की जो क्या कह रहे हैं क्लास 5 के स्टूडेंट से, टू मेक अ चार्ट ऑन द वेरियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की जनरेशन, वेरियस जनरेशन पे एक चार्ट बनाइए। एक चार्ट बनाने के लिए कहा उन्होंने टीचर ने स्टूडेंट से। प्रिपेयर अ सिमिलर चार्ट ऑफ योर ओन। इसी तरह से आप कि मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर हूँ क्लास 5 की, मैं आपसे कह रही हूँ एक चार्ट आपने ड्रॉ करना है। प्रिपेयर सिमिलर चार्ट ऑफ योर ओन, आपने अपने लिए एक चार्ट बनाना है। इसी तरह से टेक पिक्चर्स फ्रॉम मैगजीन और फ्रॉम द इंटरनेट। आप इंटरनेट की मदद से पिक्चर्स निकाल सकते हैं प्रिंट आउट, या फिर मैगजीन्स में से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट योर टीचर टू हेल्प यू आउट, जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, ठीक है। एंड पेस्ट द पिक्चर ऑन द चार्ट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। और आप पिक्चर्स जो है चार्ट पे पेस्ट करेंगे इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। कलरफुल पिक्चर हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं हो तो ब्लैक एंड वाइट, अगर आपके हैं तो ब्लैक एंड वाइट ही आप पेस्ट कर सकते हैं। अब वो चार्ट किस तरह से ड्रॉ करेंगे आप, पेज नंबर 7 ऑन योर बुक पेज नंबर 7 देयर इज अ चार्ट ऑफ 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसी तरह से आप एक चार्ट ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप इस तरह से यहाँ पे वर्टिकली मेंशन करेंगे। फिर उसका पीरियड मेंशन कर देंगे, फिर उसका मेन कंपोनेंट मेंशन करेंगे, जो भी कंपोनेंट उसमें यूज हुआ है जिस जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी जनरेशन आपका यूज, जो भी कंपोनेंट आपका यूज होगा वो मेंशन करेंगे। इसके बाद आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, ठीक है। लास्ट में आप एग्जाम्पल की जगह पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल के बजाय आप इसकी जगह पिक्चर पेस्ट कर दीजिएगा मेन कंपोनेंट की। कौन सा कंपोनेंट, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप यहाँ पे इनकी पिक्चर्स पेस्ट कर देंगे। एग्जाम्पल के कॉलम में आपने क्या करना है, पिक्चर पेस्ट करनी है इन द लैब में। दिस इज योर होम टास्क, ठीक है। इन द लैब जो है वो आपका होम टास्क है। पेज नंबर 14 पे कंटेंट सॉल्यूशन में जैसे गिवन है इन द लैब, पेज नंबर 23 लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। इन द लैब पेज नंबर 23 लिखा हुआ है, पेज नंबर 23 नहीं, पेज नंबर 11 आपका, बुक पेज नंबर 11। इन द लैब का क्वेश्चन जो है वो आपका बुक पेज नंबर 11 पे है, जबकि आप जो चार्ट बनाएंगे उसके लिए आप हेल्प कहाँ से लेंगे, बुक पेज नंबर 7 से आप हेल्प लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के कॉलम की जगह मैंने आपसे क्या कहा, आप पिक्चर पेस्ट कर देंगे जो आप मैगजीन से या इंटरनेट से फाइंड आउट करेंगे। आई होप यू गॉट चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइजेस। नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इज डेटा डिवाइसेस। Now we are starting chapter number 2, data devices. डेटा, सबसे पहले आपको डेटा की मीनिंग पता होनी चाहिए। डेटा क्या है, ठीक है। डेटा आर फैक्ट्स, फिगर, वर्ड्स एटसेट्रा दैट आर गिवन टू कंप्यूटर टू वर्क ऑन। डेटा क्या होता है, जैसे हम कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी वर्ड्स डालते हैं कीबोर्ड के जरिए, ठीक है। कोई भी वर्ड डाल रहे हैं हम, या कोई भी फिगर डाल रहे हैं, ठीक है। कोई भी हम जो इनपुट देते हैं हम, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है, आपको जो आप कंप्यूटर को देते हैं वर्क करने के लिए। नाउ in data devices we have 3 topics. First topic is input devices, second topic is output devices, and the third topic is memory. First we are starting our first topic, input devices. What are input devices? The devices through which data and instruction are fed into a computer. वो devices जिसके जरिए हम इंस्ट्रक्शन या डेटा जो है कंप्यूटर को फेड करते हैं, कंप्यूटर में कंप्यूटर को देते हैं, वो क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, जैसे कीबोर्ड के जरिए आप कोई भी डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं।
अच्छा, इनपुट डिवाइसेस के साथ साथ आपकी पॉइंटिंग डिवाइसेस आती हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस में क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस में क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइसेस आर यूज्ड टू पॉइंट एंड सिलेक्ट द ऑप्शन ऑन कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन। जो हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जैसे माउस के जरिए, ठीक है, माउस के जरिए हम क्लिक करते हैं और ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हम पॉइंट आउट करते हैं। आपको मॉनिटर पे एक एरो बना हुआ नजर आ रहा होता है, जब हम माउस पे क्लिक कर रहे होते हैं तो वो एरो चल रहा होता है मॉनिटर की आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा होता है। तो जो पॉइंट आउट कर रहा होता है किसी ऑप्शन को, तो वो डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेस। जैसे कि माउस हमारा क्या हो गया? एक पॉइंटिंग डिवाइस हो गया, ठीक है, जबकि कीबोर्ड जो था वो क्या है? सिंपल इनपुट डिवाइसेस है, क्योंकि कीबोर्ड की कोई भी जो हम इंस्ट्रक्शन, जो हम जैसे कोई भी वर्क कर रहे होते हैं कीबोर्ड में, तो वो एरो नहीं आ रहा होता वहाँ पे, जबकि हम माउस को यूज़ कर रहे होते हैं तो वो एरो शो कर रहा होता है हमारे पास मॉनिटर स्क्रीन पे, पॉइंट आउट कर रहा होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस। एज यू हैव लर्न इन क्लास 4 सो मेनी इनपुट डिवाइसेस। क्लास 4 में आपने बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके इनपुट डिवाइसेस की। नाउ वी आर स्टडी इनपुट डिवाइसेस, ग्राफिक टैबलेट्स एंड टच स्क्रीन। आपके बुक में क्लास 5 में तो आपके पास इनपुट डिवाइसेस दी हुई हैं, ग्राफिक टैबलेट एंड टच स्क्रीन। अब सबसे पहले ग्राफिक टैबलेट क्या होता है, ठीक है। ग्राफिक टैबलेट आप ऐसे ले लें, एक स्क्रीन होती है सिंपल, एक फ्लैट स्क्रीन होती है जिसपे आप, जैसे अगर हम एक पेपर पे कोई पिक्चर ड्रॉ कर रहे होते हैं पेंसिल से या पेन से, इसी तरह से एक फ्लैट स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं? वी आर ड्रॉइंग अ पिक्चर और अ वर्ड और रिटन अ वर्ड, कोई भी वर्ड लिख रहे हैं या कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी इमेज ड्रॉ कर रहे हैं विद अ स्पेशल पेन। एक स्पेशल पेन यूज होता है इस डिवाइस के लिए, उस पेन को क्या कहते हैं? दिस पेन इज कॉल्ड स्टाइलस। ग्राफिक टैबलेट इज अ फ्लैट सरफेस on which we draw any image or character by a simple pen, by a special pen called stylus। सिंपल पेन या पेंसिल यूज नहीं होता इसके लिए, एक स्पेशल पेन यूज होता है, स्टाइलस, ठीक है। कहाँ यूज होता है आपके ग्राफिक टैबलेट? आर्टिस्ट में, ग्राफिक डिजाइनर में, ग्राफिक डिजाइनर वगैरह के लिए ये यूज होता है। नाउ द सेकंड इज टच स्क्रीन। These are input devices, graphic tablets and टच स्क्रीन। ग्राफिक टैबलेट आपको एक्सप्लेन कर दिया। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन क्या होता है? टच स्क्रीन इज अ कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन। जैसे कंप्यूटर की डिस्प्ले स्क्रीन होती है, इसी तरह से टच स्क्रीन होती है आपके पास, दैट रिकॉग्नाइज टच इनपुट, जो कि टच इनपुट को रिकॉग्नाइज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ टच स्क्रीन। अब इसमें किस तरह से होगा? हम कोई भी पिक्चर है, हम उसको टच करेंगे तो वो पिक्चर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। या कोई भी हमें चीज़ ओपन करनी है तो हम सिंपली सिर्फ टच करेंगे और वो चीज़ ओपन हो जाएगी। तो टच स्क्रीन में आपका ये होता है, ठीक है। तो ग्राफिक टैबलेट के बानिस्बत इसके कंपैरिजन में टच स्क्रीन आपकी ज़्यादा इजी होता है यूज़ करना। आपको ग्राफिक टैबलेट में तो आपको पिक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी, फिर वो शो होगी, ठीक है, स्क्रीन पर। आप ड्रॉ तो उस फ्लैट सरफेस पे कर रहे होते हैं, जबकि वो शो स्क्रीन पे हो रही होती है। वो फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ नहीं हो रही थी, वो स्क्रीन पे आपके पास शो हो रही होती है। जबकि टच स्क्रीन में डायरेक्ट आप सिर्फ टच के जरिए आप आराम से कोई भी पिक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन ATMs, ATM में यूज़ होती है, टैबलेट PCs में यूज़ होती है ये डिवाइस, रेलवे एंड एयरपोर्ट टर्मिनल पे फॉर अराइवल एंड डिपार्चर की जो इंक्वायरीज होती हैं उसमें यूज़ होती है। इन हॉस्पिटल फॉर एक्सेसिंग पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट के रिकॉर्ड जो है इस डिवाइस के जरिए रिकॉर्ड हुए होते हैं हॉस्पिटल्स में। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, आउटपुट डिवाइसेस। द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू गेट आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में क्या आता है? जैसे कीबोर्ड के जरिए हम कोई भी डेटा डालते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में क्या होता है? हमारे पास आंसर आ रहा होता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है, आउटपुट आ रहा होता है ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, ठीक है। मॉनिटर स्क्रीन पे जो हमें आउटपुट मिल रहा होता है, जो हमें रिजल्ट मिल रहा होता है, वो कहलाता है आउटपुट। एंड दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि मॉनिटर की एग्जांपल मैंने आपको दी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं मॉनिटर को। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑल्सो नोन एज
मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। A visual display unit is similar to a TV screen। जैसे आपकी टीवी की स्क्रीन होती है इसी तरह से बिल्कुल मॉनिटर की स्क्रीन होती है। कैन डिस्प्ले बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक इमेजेस। टेक्स्ट भी आपको शो कर रहे होते हैं और ग्राफिक भी, इमेजेस भी उस पर शो हो रही होती हैं स्क्रीन पर। द आउटपुट शोड ऑन द वीडियो इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो आउटपुट वीडियो VDU पे आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट पे, इन शॉर्ट मॉनिटर पे आपका आउटपुट जो डिस्प्ले हो रहा होता है उसे क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, ठीक है, जो कि प्रिंट आउट फॉर्म में नहीं होती। अगर आपके पास प्रिंट आउट फॉर्म हो, जैसे ये कॉपी आपके पास ये पेज है, ठीक है, तो ये पेज आपका क्या कहलाएगा? हार्ड कॉपी कहलाएगा, जबकि जो कंप्यूटर के स्क्रीन पे आपके पास डिस्प्ले हो रहा था वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है, ठीक है। अब वीडियो इज ऑल्सो नोन एज अ मॉनिटर। वीडियो को ऑल्सो नोन एज मॉनिटर, मॉनिटर भी कहा जाता है, ठीक है। डिफरेंट साइजेस होते हैं इनके, जैसे आपके पास जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है उसके डिफरेंट साइजेस होते हैं। छोटी स्क्रीन में भी होगा, बड़े स्क्रीन में भी होगा, कंप्यूटर आपका इससे बड़ी स्क्रीन में भी होगा। तो इसके साइजेस जो होते हैं वो किस तरह से आप लोग मेजर करते हैं? डायगोनल वाइज। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी मॉनिटर स्क्रीन है, ठीक है, तो इसका जो साइज है वो डिफरेंट साइजेस में होता है। साइज किस तरह से मेजर करते हैं? डायगोनल वाइज। इसकी जो लेंथ होती है वो डायगोनल वाइज मेजर होती है। अब वो इंचेस में कितने भी इंच हो सकते हैं आपकी, 19 इंच, 17 इंच, 15 इंच, सो ऑन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंटर। नेक्स्ट टॉपिक ने नेक्स्ट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस है नेक्स्ट आपके पास प्रिंटर। Now, the next device is printer. A printer provides output in a permanent readable form on a physical medium like paper or transparent film. Printer जो तो आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है इन अ परमानेंट रीडेबल फॉर्म, जिसे आप इजीली रीड कर सकते हैं परमानेंट फॉर्म में। परमानेंट मौजूद होता है आपके पास, ये नहीं कि स्क्रीन पे जैसे कंप्यूटर आप ऑन करेंगे तो आप उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। जबकि प्रिंटर जो होता है वो आपको एक ऐसी फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करता है जिसे आप इजीली परमानेंटली रीड कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल मीडियम लाइक पेपर, जैसे एक पेपर पे देता है, या ट्रांसपेरेंट फिल्म जैसे आपके कलर जो शीट होती है एक्स्ट्रा वगैरह टाइप, इस तरह से। द प्रिंटेड आउटपुट इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी। प्रिंटेड आउटपुट क्या कहलाता है? आपका हार्ड कॉपी, जैसे दिस इज हार्ड कॉपी, ठीक है। यू कैन इजिली रीड परमानेंटली। प्रिंटर्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स। प्रिंटर्स की टू टाइप्स होती हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है? सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर को देखते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके पास क्या होता है कि प्रिंट हेड और पेपर के दरमियान आपके बीच में आपके क्या होता है, मैकेनिकल कांटेक्ट होता है। यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है प्रिंट हेड की। प्रिंट हेड, रिबन, पेपर, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट तीन चीज़ें बताई हुई हैं। एक प्रिंट हेड होता है, फिर आपके पास रिबन होता है, फिर आपके पास पेपर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, इन एन इम्पैक्ट प्रिंटर अ प्रिंट हेड स्ट्राइक्स एन इंक रिबन। पहले प्रिंट हेड जो होता है वो स्ट्राइक करता है इंक रिबन को, विच इन टर्न स्ट्राइक्स द पेपर टू मेक अ मार्क ऑन द पेपर। देन वो स्ट्राइक करता है पेपर पे टू मेक अ मार्क ऑन द पेपर, पेपर पे एक मार्क करने के लिए, ठीक है। पहले प्रिंट हेड से स्ट्राइक करता है इंक रिबन पे, फिर इंक रिबन जो है वो स्ट्राइक करता है किस पे, पेपर पे, टू मेक अ मार्क।
यानी यहाँ पे जो होता है मैकेनिकल कांटेक्ट हो रहा होता है किसके बीच में, प्रिंट हेड के बीच में और पेपर के बीच में, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इस तरह से नहीं हो रहा होता। आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल्स हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स एंड डेसी व्हील एंड लाइन प्रिंटर्स। देयर इज डिटेल अबाउट dot matrix printer on page number 15. You have to read from page number 15 about, you have to read on page number 15 more about dot matrix printer. Dot matrix printer के बारे में आप पेज नंबर 15 से मजीद रीड कीजिएगा। Now come to the non impact printer. There is no mechanical contact between the print head and the paper. यहाँ पे कोई मैकेनिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। क्यों? अब आपको डिवाइसेस जब आपके पास नजर आएंगी तो आपको समझ में आएगा। इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इंकजेट प्रिंटर पे। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, इन एन इंकजेट प्रिंटर द प्रिंट हेड स्प्रेस एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन द पेपर टू फॉर्म द डिजायर्ड कैरेक्टर और इमेज। प्रिंट हेड जो होता है वो स्प्रे करता है एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉप, बहुत ही ज्यादा स्मॉल ड्रॉप्स ऑन द पेपर, एक पेपर पर, फ्रॉम द डिजायर कैरेक्टर, फ्रॉम द डिजायर कैरेक्टर, कोई भी डिजायर जो हमें कैरेक्टर बनाना होता है या इमेज बनानी होती है उसको बनाने के लिए स्मॉल ड्रॉपलेट्स के जरिए वो इमेज क्रिएट होती है। ठीक है, इट इज फास्ट एंड हैज बेटर प्रिंटिंग क्वालिटी। ये जो फास्ट होता है और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के कंपैरिजन में अच्छी होती है, इसकी क्वालिटी डॉट मैट्रिक प्रिंटर से अच्छी होती है। ठीक है, और ये फास्ट भी होता है इसके कंपैरिजन में। नाउ कम टू द लेजर प्रिंटर। इन अ लेजर प्रिंटर अ लेजर बीम प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ द डिजायर कैरेक्टर। एक लेजर बीम जो होता है वो इमेज प्रोड्यूस करता है, डिजायर कैरेक्टर जो भी आपको बनाना होता है, ऑन अ ड्रम, पहले एक ड्रम पे वो प्रोड्यूस करता है। ड्रम इट्स कॉल्ड रोलर। द रोलर इज पास थ्रू पाउडर इंक और टोनर। ये जो रोलर होता है ये कहाँ से पास हो रहा है, एक इंक टोनर से पास हो रहा होता है। ठीक है, एक इंक से पास हो रहा होता है जो कि इंक क्या कहलाती है, उसकी टोनर कहलाती है। द टोनर स्टिक्स टू द पार्ट्स ऑफ द ड्रम। ये जो आपकी टोनर स्टिक होती है एक इंक, वो क्या होती है, ड्रम के पार्ट्स पे स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, यानी कि दैट वर हिट बाय द लेजर बीम, जो कि उसके बाद लेजर बीम के जरिए हिट की जाती है। लेजर बीम एक आपके पास लाइट होती है, एक रोशनी होती है। ठीक है, डेंस बीम ऑफ लाइट। फाइनली क्या होता है, द करेक्टर आर ट्रांसफर टू द पेपर। करेक्टर्स जो होते हैं वो आपके पेपर पे ट्रांसफर हो जाते हैं थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर, हीट और प्रेशर के कॉम्बिनेशन के जरिए। अ लेजर प्रिंटर इज वेरी फास्ट एंड प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी प्रिंट आउट। ये जो होते हैं लेजर प्रिंटर ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं एंड इसका जो प्रिंट आउट होता है वो बहुत ही ज़्यादा उसकी क्वालिटी हाई होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर की क्वालिटी आपकी थोड़ी लो थी, इंकजेट की उससे ज़्यादा आपके पास थी और उससे ज़्यादा हाई क्वालिटी का था, और लेज़र प्रिंटर उससे भी ज़्यादा। आजकल जो आपके पास प्रिंटर यूज़ हो रहे हैं वो लेज़र प्रिंटर की ज़्यादा यूजेज है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मेमोरी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेमोरी। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स मेमोरी। कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यानी कि उसकी जो गुंजाइश होती है, वो क्या क्या चीज़ें अपने अंदर सेव कर सकता है, वो क्या कहलाती है, उसकी मेमोरी कहलाती है। मेमोरी एनेबल्स द कंप्यूटर टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन। मेमोरी का क्या काम होता है कि वो डेटा को स्टोर कर सकती है, इंस्ट्रक्शंस को और इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर सकती है। सबसे पहले आपके पास आ जाता है डेटा। डेटा आर फैक्ट्स, जैसे मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा। डेटा आर फैक्ट्स, फिगर, वर्ड्स एटसेट्रा दैट वी वांट द कंप्यूटर टू वर्क ऑन। कंप्यूटर से हम जो वर्क करवाते हैं जिस चीज़ पर, वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। इंस्ट्रक्शंस आर द कमांड दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क ऑन द गिवन डेटा। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, वो कमांड होती हैं जो कि कंप्यूटर को बताती हैं कि किस तरह उसने गिवन डेटा पे वर्क करना है। नाउ द थर्ड इज इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इज द रिजल्ट और आउटपुट गिवन बाय द कंप्यूटर। इन्फॉर्मेशन या रिजल्ट आपके पास जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है जो आपके पास कंप्यूटर पे शो हो रहा होता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म इज बाइनरी डिजिट्स। आपने बाइनरी डिजिट का वर्ड इससे पहले नहीं सुना होगा। I have explained data, instruction and information. Now the next is binary digit.
बाइनरी डिजिट में आपके पास क्या होता है, कंप्यूटर वर्क विद ओनली 2 डिजिट। कंप्यूटर जो होता है वो 2 वर्ड्स के जरिए, 2 डिजिट्स के जरिए आपका वर्क करता है। वो 2 डिजिट्स क्या होते हैं, 0 एंड 1। 0 इज फॉर ऑफ स्टेट एंड 1 इज फॉर ऑन स्टेट। 0 जो होता है वो आपके ऑफ स्टेट के लिए यूज होता है, 1 जो होता है वो ऑन स्टेट के लिए यूज होता है। जब हम डेटा कोई भी इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो क्या होता है, सबसे पहले कन्वर्ट हो जाता है 0 एंड 1 में फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड देम। कंप्यूटर जो होता है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी डिजिट की लैंग्वेज, 0 एंड 1 वाली लैंग्वेज। तो सबसे पहले जो भी हम डेटा उसमें इंटर करते हैं वो 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाता है। दीज डिजिट्स आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स। ये 0 और 1 जो डिजिट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके बाइनरी डिजिट्स कहलाते हैं, 0 एंड 1। बाइनरी डिजिट्स आपके कहलाते हैं एंड ऑल्सो कॉल्ड बिट्स, और इसको क्या कहा जाता है, बिट भी कहा जाता है। अ बिट इज द स्मॉलेस्ट चंक ऑफ इन्फॉर्मेशन अ कंप्यूटर कैन वर्क विद। बिट जो होते हैं वो एक इन्फॉर्मेशन का स्मॉलेस्ट चंक होता है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जिसके जरिए कंप्यूटर जो होता है वो वर्क कर रहा होता है। 8 बिट्स मेकअप अ बाइट। आपके जो 8 बिट्स होते हैं वो मिलकर 1 बाइट बना रहे होते हैं आपके। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स एंड बाइट इज डिनोटेड बाय B। बाइट को किससे डिनोट करते हैं आप, B से। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। 1 बाइट के अंदर आपके 8 बिट्स मौजूद होते हैं। द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड इन बाइट्स। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो बाइट्स में रिप्रेजेंट की जाती है। बाइट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग कंप्यूटर मेमोरी। बाइट जो होता है वो कंप्यूटर की मेजरिंग मेमोरी का यूनिट होता है। कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो बाइट्स में मेजर की जा रही होती है, जैसे किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। किलोबाइट में आपके पास 1024 बाइट होते हैं। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू टेबल नंबर 2.1 ऑन योर बुक। टेबल 2.1, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट में आपके कितने बाइट्स होते हैं टोटल, 1024 बाइट्स होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं। फिर इसी तरह से आपके पास मेगाबाइट आ जाता है, इसी तरह से आपके पास गीगाबाइट आ जाता है, टेराबाइट आ जाता है। यू कैन सी इन द टेबल 2.1 ऑन योर बुक, पेज नंबर 17। सबसे छोटा आपके पास किलोबाइट होता है, फिर किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। इसमें आपके पास 1024 बाइट होता है, उसमें डबल हो जाता है 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024। फिर नेक्स्ट में आपके पास ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, फिर नेक्स्ट में 4 एंड लास्ट वन इज 5th। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ मेमोरी। द टाइप्स ऑफ मेमोरी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज इंटरनल मेमोरी, कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी होती है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, दिस कैन बी एक्सेस बाय CPU इन अ रैंडम मैनर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो CPU से इनडायरेक्टली या मैनरेबल फॉर्म में नहीं होती, तो उस मेमोरी को आप क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि रैंडमली मैनर की जाती है। नाउ रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी में आपके पास क्या होता है, इट कैन ओनली रीड, इसमें आपके पास सिर्फ रीड कर सकते हैं। इज अ मेमोरी फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड, जिसमें इंफॉर्मेशन सिर्फ रीड की जा सकती है। दिस इज ऑल्सो एक्सेस बाय CPU, ये भी CPU के जरिए एक्सेस की जाती है। बट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर इन रोम आर रिटेन इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। जब कंप्यूटर को आप स्विच ऑफ कर देते हैं तो ये वाली मेमोरी के जरिए आप जो भी डेटा वगैरह होता है वो आप रीड कर सकते हैं। जबकि इसमें अगर आपके पास कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए तो आपका जो डेटा होता है वो सब लॉस हो जाता है, जो भी आपका कंटेंट होता है वो सब लॉस हो जाता है आपका। जिस मेमोरी में आपका सारा डेटा लॉस हो जाता है जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं, वो क्या कहलाती है, वॉलेटाइल मेमोरी। और जिसमें आपका कंटेंट या डेटा आपका लॉस नहीं होता आफ्टर स्विच ऑफ द कंप्यूटर, इट इज कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। And RAM is also called read plus write memory because it can read information and write instruction. Here we can read information, हम information read कर सकते हैं, instructions को write भी कर सकते हैं. Now come to the secondary memory devices.
In secondary memory devices, you have the examples floppy disk, hard disk, CD, DVD, Blu-ray disk and flash drive. The first is floppy disk. Floppy disk is made up of a magnetic disk enclosed within a square plastic case. ये जो होती है एक मैग्नेटिक डिस्क होती है आपकी. इट इज़ मेड अप ऑफ अ मैग्नेटिक डिस्क. ये मैग्नेटिक डिस्क आपकी बनी होती है, मैग्नेटिक शीट से बनी होती है. इनक्लोज विद इन अ स्क्वायर प्लास्टिक केस, एक स्क्वायर प्लास्टिक केस के अंदर. इन एडिशन टू स्टोरिंग डेटा, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. वन कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते हैं. फ्लॉपी डिस्क आर अवेलेबल इन 2 साइजेस. इसके 2 साइजेस होते हैं, है मेंशन. 2 साइजेस हैं आपके 5 एंड 3.5 साइज. 2 साइजेस आपके पास मौजूद होते हैं. डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी होती है इन दोनों साइजेस की डिस्क की. नाउ कम टू द हार्ड डिस्क. A hard disk is a part of a unit called a hard disk drive. हार्ड डिस्क जो होती है उसके लिए हम हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ करते हैं, यूज़ करने के लिए उसे. ठीक है. हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डिस्क. ये डिस्क की कलेक्शन से बनी हुई होती है. वन बिलो टू अदर. आपको यहाँ पे नजर आ रहा है बहुत सारी डिस्क यहाँ पे यूज हो रही हैं. डिस्क की कलेक्शन के जरिए हार्ड डिस्क आपकी फॉर्म होती है. अ हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डिस्क नोन एज प्लेटर. इसे प्लेटर भी कहा जाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट डिवाइस विच इज CD, कॉम्पैक्ट डिस्क. इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ट्रैक्स एंड सेक्टर्स. इसमें भी ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं आपके. अच्छा, CD-ROM जो होती है उसके 2 टाइप्स होती हैं आपके पास, CD-R एंड CD-RW. CD-R कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, जिसमें सिर्फ आपके पास डेटा जो होता है, जो रिटर्न होता है, उसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं. जो डेटा आपका एक बार एंटर हो गया उसे आप इरेज नहीं कर सकते, सिर्फ ओनली रीड कर सकते हैं. तो वो आपकी कहलाती है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल. एंड द अदर इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, जिसमें आप डेटा जो आपने एंटर किया उसको, रिटर्न डेटा को आप इरेज भी कर सकते हैं और उसकी जगह कोई और न्यू डेटा भी एंटर कर सकते हैं. जितने टाइम्स आप चाहें उतने टाइम्स कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड इरेजेबल CD. CD-RW जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, आपकी इरेजेबल CD भी कहा जाता है उसको. क्यों? क्योंकि उसमें आपके पास आप इरेज भी कर सकते हैं और दोबारा से डेटा को एंटर भी कर सकते हैं, कोई भी डेटा अपनी मर्जी से. द फोर्थ डिवाइस इज DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क. इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिजिटल वर्सटाइल डिस्क. इसे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहा जाता है. इट स्टोर्स अप टू 4.7 GB ऑफ डेटा. इसमें 4.7 GB ऑफ डेटा स्टोर किया जा सकता है. इट लुक सिमिलर टू अ CD. ये भी बिल्कुल सिमिलर होती है CD की तरह. जैसे CD की आपके पास यहाँ पे पिक्चर शो होती है, इसी तरह से आपकी DVD में भी उसी तरह से होती है आपकी CD की तरह. इट लुक लाइक सिमिलर टू CD. अच्छा, CD को आप यूज़ करने के लिए CD-ROM ड्राइव यूज़ करते हैं, जबकि DVD को यूज़ करने के लिए DVD-ROM ड्राइव यूज़ करते हैं. Blu-ray डिस्क. Blu-ray डिस्क लुक सिमिलर टू अ CD और DVD. ये भी CD और DVD की तरह होती है, बट कंटेन अप टू 25 GB. इसमें क्या होता है, CD, DVD और आपका Blu-ray डिस्क में GB का फर्क होता है, स्टोरेज कम ज़्यादा होता है. CD में आपका क्या था, 700 MB ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है, जबकि इसमें क्या होता है, DVD में 4.7 GB डेटा स्टोर कर सकती है ये डिवाइस. इसके बाद आपके पास Blu-ray डिस्क है, उसमें आप अप टू 25 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं. द लास्ट इज फ्लैश ड्राइव. अब फ्लैश ड्राइव कम्स इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी. सबसे ज़्यादा जो यूज़ है हमारे पास वो फ्लैश ड्राइव का ही, जिसे हम USB भी कहते हैं. फ्लैश ड्राइव में आपके पास क्या होता है, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB अप टू सो ऑन. इस तरह से इसके पास फ्लैश ड्राइव में बहुत सारे स्टोरेज कैपेसिटी होती है. फ्लैश ड्राइव को आप यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, USB पोर्ट आपके पास गिवन होता है. USB पोर्ट होता है जिसमें आप USB को अप्लाई करते हैं. अच्छा, इसको फ्लैश ड्राइव को यूज़ करना इसलिए आसान है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है. इट इज़ स्मॉल इन साइज एंड ईजिली यू कैन कैरी इन योर पॉकेट एंड योर बैग. आप इसे अपनी पॉकेट में या अपने बैग में इजीली कैरी कर सकते हैं. USB जो होती है वो आपके पास बहुत छोटी सी होती है, तो इसीलिए आपको उसे कैरी करना इजीली आसान होता है. USB पोर्ट आपके पास यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, इस तरह से आपके पास USB पोर्ट होता है जहाँ पे आप USB या फ्लैश ड्राइव लगाते हैं. ठीक है. नाउ दिस इज अवर चैप्टर नंबर 2. On page number 21 there are some tricky terms related to chapter 2: bit, byte, RAM, ROM, floppy disk, hard disk, CD-ROM, DVD, Blu-ray disk, flash drive. You have to memorize these tricky terms from page number 21, and also you will write some tricky terms on your copy as given in your content page number 17. Week number 3 content page number 17.
द फर्स्ट डायरी इज योर चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 के आपके एंडिंग पे आपको मैंने एक डायरी नोट डाउन करवाई थी जिसमें आपको मेक अ चार्ट, एक चार्ट बनाना था इन द लैब, पेज नंबर 11 का, फ्रॉम बुक पेज नंबर 7. पेज नंबर 7 से आपने हेल्प आउट करना है अपने आपको. पेज नंबर 7 पे आपके पास जो चार्ट बना हुआ है उसकी हेल्प से आपने उसी तरह का एक चार्ट ड्रॉ करना है. बस आपने क्या करना था, एग्जाम्पल्स की जगह मैगजीन से या नेट के जरिए आपने प्रिंट आउट पिक्चर्स को पेस्ट करना है. द सेकेंड डायरी इज रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 2. Do the copy work from content solution page number 13, 14, 15 and 17. And also memorize cricket terms from book page number 21. I hope you got all the points of chapter number 2. If you have any confusion, so watch this video again. In the next video, we will start exercises of chapter number 2. Till then, Allah Hafiz.